आज हम लोग आरोप भाग एक के अंतर्गत रजनी जो कहानी है जिसकी रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं उसी का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि मन्नू भंडारी जी का जीवन परिचय। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, किसी भी पाठ को पढ़ने से पूर्व उसके रचनाकार कवयित्री कवि के बारे में हम सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि उनका जन्म जो है, मन्नू भंडारी जी का जन्म सन 1931 में भानपुरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर हुआ। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव के साथ ये लिखी गई रचना है। ये क्या है? एक उपन्यास है। जो पटकथाएं इन्होंने लिखी, जो पटकथाएं लिखी वो निर्जला, निर्मला, रजनी, स्वामी और कौन कौन सी? रजनी, निर्मला, स्वामी और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अनेक पुरस्कारों की प्राप्ति हुई। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुए। हिंदी कहानी में ये सक्रिय कब से हुए? तो जब नई कहानी का आंदोलन अपने उठान पर, चरमोत्कर्ष पर था। नई कहानी का आंदोलन जो है वो छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मन्नू भंडारी जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन तो कहीं नारी जीवन, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मिक अंदाज में अभिव्यक्त की गई। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है। वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पट कथा ही क्यों न हो, उन्होंने क्या किया है, आत्मीय अंदाज में उसकी अभिव्यक्ति दी है। आप यहाँ को करना क्या है कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखित एक पट कथा को आप क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पट कथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा पटक फिल्म के लिए भी हो सकती है, टेलीविजन के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा जो होती है शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की और लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं क्या हुई हैं, छपने लगी। ये जो रजनी पटकथा है, रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य कर रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी में अपने स्वतंत्र और हर कड़ी स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आप आपस में गूंथने वाली सूत्र कौन थी? रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। ये जो प्रस्तुत अंश है भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा क्या करता है? जो शिक्षा है वह कैसी बनती जा रही है? व्यवसाय के रूप में उसे लोग करने लगे हैं, उसी समस्या की ओर हमारा ध्यान। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, डोरबेल बजती है, बाई दरवाजा खोलती है तो रजनी का प्रवेश होता है। रजनी ने कहा, लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला ने कहा, रसोई से हाथ पूछती हुई निकलती है,
चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट देकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है, चेहरे पर खुशी का भाव भी है। रजनी ने कहा, अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं गया। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलेगा कि सूजी का हलवा ले आओ, खिला दो, उससे काम हो जाए। मैं अभी इसे बता देते हैं। लीला ने कहा, बस नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना। रजनी ने कहा, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती, बुलाती ही नहीं। लीला ने कहा, कैसी बात करती, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा देता, तुम तक नहीं पहुंचा देता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है इसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती, दोनों खिलखिलाकर हंस देती हैं। रजनी बहुत मेधावी बच्चा है। रजनी ने कहा, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे चलकर क्या बनता है। लीला ने कहा, सब तुम्हारा ये आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित का प्रवेश होता है। रोज की तरह भारी बस्ते के एक हल्का सा थैला। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कंग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकाल कर मां की ओर फेंकते हुए कहा, क्या कहा, ले लो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दो, मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट क्या होगा, बिगड़ जाएगा। मेरा रिजल्ट बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बल बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भर कर, लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया, यहाँ तक पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब तो ठीक ही था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले, 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत होगा। रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन, अब 2 विषयों की ट्यूशन की लंबी चौड़ी फीस अपनी आर्थिक मजबूरी की बात और शब्दों से नहीं, चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर की हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पूछते हुए, अमित रोएगा नहीं, समझे, मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब दे, बस कुछ देर रुक कर। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पेपर ठीक किया था। अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे। अमित, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वे सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित ने कहा, मिस्टर पाठक। रजनी ने कहा, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं हमसे? अमित ने कहा, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे,
फिर पहले टर्मिनल के बाद 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया, मुझसे भी तभी से कह रहे थे। मैंने कहा हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा। रजनी ने कहा उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। हमने कहा हाँ, काफ़ी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका। तो आप अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा तो हमेशा बस एक ही जवाब। जब मैंने मम्मी पापा से कहा तो बस हमेशा एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है। मम्मी क्या कहती है, मैथ्स में तुमको वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों में फिर से आंसू टपक पड़ते। रजनी डांटती फिर आंसू। जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन। ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते, उसका मनोबल हो बढ़ा रहे हैं। अमित ने कहा आप नहीं जानती आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम ही जाते हैं, नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी ने कहा पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। हमने कहा हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी ने कहा यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं ट्यूशन नहीं लेती। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से उसे दिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हो रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी डांटती। रजनी ने कहा चलो पियो शिकंजी। देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी जैसे ही समाप्त हुई, कल आप 9 बजे तैयार रहिए, अमित साहब आपके स्कूल चलना है, आपके स्कूल चलना। अमित एकदम डर जाए, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर उस पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे, और वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। लीला ने कहा हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी ने बीच में ही बात काट कर गुस्से में, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म जाती करें, जबरदस्ती करें, हम लोग चुपचाप उसे बर्दाश्त करते जाएं। सही बात करने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कापी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे। हमें झुंझला कर बता तो दिया आंटी, बता तो दिया आंटी आपको। रजनी ठीक है तो अब बैठ कर रो। तो माँ बेटे दोनों तंदराती निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। लीला अगर रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे। लीला ने क्या कहा कि अब रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी कर दे। वहाँ दृश्य समाप्त हो जाता है। अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर का कमरा बड़ी सी टेबल, दीवार के किनारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और सिल्स जमा करके रखे हुए हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें हैं। एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण से देखता रहता है। हेडमास्टर ने कहा बुलाओ। रजनी का प्रवेश होता है, नमस्कार करती है। हेडमास्टर ने कहा बैठिए, कुछ देर रुक कर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।
रजनी कहा मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो कुछ समझा है। ईयरली एग्जाम, कल ही उसका रिजल्ट निकला। हेडमास्टर ने कहा सॉरी मैडम। मास्टर ने क्या कहा? सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते। रजनी ने कहा जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई। एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर ने की। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए आप ही कमाल करती है। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया? अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है, उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियाँ दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी सारी समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम की कॉपियाँ न दिखाने का नियम बनाया गया स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा। इस साल उसने पूरा पेपर ठीक किया तो आक्रोश आ जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के। हेडमास्टर का आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। ने व्यंग से नियम यानी कि आपका स्कूल बहुत से नियम से चलता है। हेडमास्टर का गुस्से से व्हाट डू यू मीन? रजनी कहा आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट का आपसी मामला था, अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और पढ़ाते हैं, इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी ने कहा कुछ नहीं कर सकते, आप तो मेहरबानी करके कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ न कर सकने वाला आदमी चाहिए, कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाले धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं और आप उनकी कापियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर ने चीख कर Will you please get out of this? Will you please get out of this room? जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दबता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। और रजनी ने कहा मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब मुझे भी कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है, जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी ने कहा मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता, कुछ इस भाव में मानो रजनी की चिंदियाँ बिखेर रहा। दूसरा दृश्य में क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। तीसरा दृश्य हम देखेंगे, रजनी का फ्लैट है, शाम का समय, घंटी बजती है, रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है, पति का प्रवेश होता है, उसके हाथ में ब्रीफ केस है। उसके हाथ में क्या है? ब्रीफ केस है। पति जूते खोलते हुए, आज तुम दिन भर में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पति ने फ़ोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लो और घर में कोई होता नहीं। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा था। रजनी तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हो, अच्छा कहाँ गए? रजनी एक तो स्कूल का नाम लेती है,
पति स्कूल का नाम सुना, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद पास पहले चाय ले आओ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है कुछ करके आई, उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में नाश्ते का प्लेट काफ़ी खाली हो चुका है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की। जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति ने कहा, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अपनी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो रही? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने ही नहीं जा रहा। रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? जो इतने बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? पति ने ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। रजनी ने कहा, देखो तुम उस पर गुस्सा, तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलत करने वाले तो हैं ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और क्रांति भाई और हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है। जैसे तुम, हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का, गुस्से और विकार से माय फुट। तुम जैसे लोगों के कारण भी तो इस देश में कुछ नहीं होगा, हो भी नहीं सकता। और भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों में माथा रखकर चढ़ा दिया सूली पर। दूसरा दृश्य समाप्त होता है। नया दृश्य क्या है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है। साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे प्रतीक्षारत हैं। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी ने कहा, क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते यह तो लोगों से मिलने का समय है ना, जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहे हैं, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव भूलकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंडनाती हुई निकल जाने लगती है। चपरासी ने कहा, अरे अरे किधर को जाता है? अभी घंटी बजी क्या? अभी घंटी बजा क्या? घंटी तो मिलने का समय खत्म होने पर भी तक नहीं बजेगी। दरवाजा धकेल कर भीतर चली जाती है। अरे कैसी औरत है, सुनती नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर निर्देशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रजनी को देखकर आश्चर्य से, निर्देशक आपको इसलिए भेजकर भीतर आना चाहिए ना? रजनी ने कहा, इसलिए तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निर्देशक, क्या कह रहे हैं आप? रजनी, तो क्या है, सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? पहले भी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। निर्देशक के चेहरे पर रजनी को एक आश्चर्यजनक मिश्रित कौतूहल का भाव भरता है। निर्देशक ने कहा, कहिए। रजनी ने थोड़ा सोचते हुए, रजनी क्या करती है, थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है। देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निर्देशक का कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी का बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निर्देशक ने कहा, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों का आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही है यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में
जितना भी हो सके सहयोग करें। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी ने कहा, जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी होगा, कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। निदेशक ने कहा, ऑफ कोर्स बोर्ड के बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। बोर्ड के ऐसे नियम हैं जो क्या करने होते हैं, स्कूलों को मानने होते हैं और स्कूल से मानते भी हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम बोर्ड कंडक्ट करता है। तो रजनी ने कहा, निदेशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर कि रजनी ने क्या कहा कि स्कूल में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। निदेशक ने बड़े ही सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगाते हैं या लगवाते हैं। अगर किसी को कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ट्यूशन न लें, किसी और के पास चले जाए, यहाँ कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी ने कहा, बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे पूछता रहता है कि ट्यूशन ले, नहीं तो पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी लगता है, वे जरूरी नहीं लगता तो वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ, मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं, टीचर ने बार बार कहा, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, ट्यूशन नहीं लिया। निदेशक ने कहा, वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी ने कहा, क्या आप कहते हैं हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ, ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इन दिनों ने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी करनी चाहिए आपको और आपके बोर्ड को। चेहरा तमतमा चुका, लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट्स से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी ने कहा, यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाले इन दुकानदारों की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी है नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निदेशक ने कहा, कैसी बात करती हैं आप, कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। ओहो, इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हो। ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। जब झटके से उठकर बाहर चली जाती है, निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उसका रहता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाए। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते डाल रही है। तीसरा दृश्य क्या है, किसी अखबार का दफ्तर है, कमरे में संपादक बैठे हुए, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी भी बैठी हुई। संपादक ने कहा, आप तो इसे बकायदा एक आंदोलन, आपने तो इसे बकायदा एक आंदोलन का रूप दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती ही नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैले इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी ने एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं सर, तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इश्यू को उठा ले, किसी बात को उठा ले और लगातार उस पर क्या करे, चोट करता रहे, तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, इसके खिलाफ कोई नियम बनता है, आवेश के मारे जैसे बोला ही नहीं जा रहा। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें आपकी अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे नहीं जाएंगे। शिक्षा के नाम पर बचपन से उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसे ही सब कुछ है। विभिन्न प्रकार की बातें बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार रूप से लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे।
संपादक ने क्या कहा, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगे। अमित के उदाहरण से अपनी सारी बातें मैंने नोट कर ली हैं। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ प्रेस करवा देता। रजनी खुश हो जाती, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की मीटिंग कर रहे हो, राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए, तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों के से संपर्क कर पाए हैं, वह भी दिन रात भाग दौड़ करके। जरा संपर्क अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह से सूचना दे दीजिए। संपादक ने कहा दी। रजनी ने कहा ये हुई ना कुछ बात। नया दृश्य आता है, मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, भीतर जा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य काटकर अंदर जाता है, हाल भरा हुआ है और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से नीचे उतरकर नीचे आती है, हाल में तालियों की गड़गड़ाहट। मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है, पहले पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। रजनी का बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने यहाँ सुने भी, यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि बच्चों को पढ़ा सके, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका पूरे कमरे में गूंजता है जब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा। अब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्होंने इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी होता है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाथ में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, आप एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हाथ अप्रूव की आवाज़ें तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता। नया रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला दृश्य पढ़ते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता फिर एकदम, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार को अपने हाथ में लेती हुई, अखबार को अपने हाथ में ले लेती है। रजनी ने कहा, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया है नियम। उसी के मारे अखबार को छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियाँ नहीं बिखेरी जा सकती। पति ने मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद दोनों हंसते हैं। लीलाबेन और कांति भाई का प्रवेश होता है। कांति भाई अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन ने कहा, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज कांति भाई और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अपने मुंह में ही अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ साथ दूसरा सारा दृश्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ में हमें देखने को क्या मिला कि जो हमारे समाज की समस्याएं हैं, जो निजी विद्यालय हैं, उनके द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा जो बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, वही इसका मुख्य बिंदु था। इसके साथ ही साथ
रजनी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि समस्या चाहे कितनी ही गंभीर क्यों न हो, यदि व्यक्ति चाह ले तो बड़ी से बड़ी समस्या का भी निदान बड़ी आसानी से किया जा सकता है।